नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नमबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में गोनिचिवा, फ्रेंच में बोंसोir। प्रदीप जी, Avariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. so Pradeep ji, finally the assembly is on in Maharashtra. Yes, yes. Everybody took their oaths, and as had been predicted by Ajit Dada Pawar कि भाई आज नहीं कल ले लेंगे, वो तो ऐसी क्या बात है। वो जैसे छगन भुजबल साहब ने कहा भाई 2 या 3 दिन होते हैं ओथ लेने के लिए स्पेशल सेशन में, तो जब मर्जी ले ले उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, I want to talk about something else as well. Let's talk about what's happening in Bangladesh. Up till now, I've avoided talking about it because we thought the instability brought on by a change in government usually results in a few upheavals here, there and everywhere. But this doesn't seem to be stopping. और उसके अलावा जिस तरीके से बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रही है, it is as if they've forgotten all the atrocities committed by the Pakistani army on the Bangladeshis and the sacrifices of the Indian soldiers. 17,000 Indian soldiers died. 17,000 हिंदुस्तानी फौजियों ने अपनी जान की आहुति दी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। बिल्कुल सर। और आज की तारीख में आप देख लीजिए किस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग पेश आ रहे हैं। Their retired army officer says we need just 4 days to get to come to Calcutta. Isn't that lovely? It's like that Nagin dance yes, yes. of the Bangladeshi. और जिस प्रकार से पाकिस्तान से खुलेआम रिश्ता उन्होंने ऑलरेडी टाइप्स शुरू कर दिया है with the Pakistan regime, with the ISI, that is a matter of concern for India, and India has to, as you say, look into it very seriously. पूरे देश में अलग अलग जगह पर मोर्चा हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं कि सेंटर हैज टू इंटरफियर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दीज हिंदू गाइडेड सोसाइटीज, हिंदू संगठन है, वो बाहर निकल कर आए हैं और एक प्लान्ड तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो हो रहा बांग्लादेश में ठीक नहीं है। जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स वहां पर अनलीश किया गया है विद गवर्नमेंट टैक्टिकल सपोर्ट, दैट इज नॉट राइट, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे नीड्स टू डू समथिंग। बट व्हाट विल द गवर्नमेंट ऑफ द डे डू इज अ मैटर ऑफ थॉट। आई मीन, व्हाट आर वी गोइंग टू सी द गवर्नमेंट डूइंग? बायलैटरल रिलेशंस है, उसको बंद करे, अपने डिप्लोमैट्स को वापस बुलाए। देन फर्स्ट इनिशियल जिस प्रकार से यूजुअली होता है व्हेन अ वॉर स्टार्ट्स, any kind of a thing, action starts. It first by pulling out the diplomats from the area, from the country. Will the BJP-led Modi government do it? And it has to flex its muscles. And will the because Modi... आपने कानून भी यहाँ पर बनाया है CAA, तो उस CAA का उपयोग करने का ये सबसे बढ़िया मौका है कि इस चीज को fully आप incorporate करें। And why this entire exercise of CAA was done, उसको लोग समझेंगे और असलियत जो है पूरे देश में फैलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि the Modi government will have to take a decision on whether or not to blockade the Bangladeshi ports. कॉक्स बाजार और उसके आसपास चिटागोंग, ये जितनी भी आसपास के पोर्ट्स हैं, you'll have to blockade them at some point of time. We have to be ready. We have to be, in my personal opinion, we have to be ready for military action. क्योंकि जिस प्रकार बांग्लादेश में आज की तारीख में एंटी हिंदू, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, दैट इज, वो खतरे की घंटी नहीं है साहब, वो क्लियर कट चेतावनी है भारत के लिए कि वो दिन गए कि बांग्लादेश के साथ हमारा भाईचारा था, अब नहीं है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 3 active fronts: Pakistan, LOC, LAC, that is line of actual control in China, and we've got a new line of control in Bangladesh. So in effect, India has been surrounded on 3 sides. We have to be ready for a 3-pronged war, and let there be no mistake about it. If this regime stays, ये मोहम्मद यूनुस की जो regime है, अगर इसने कुछ ज़्यादा दिन काट लिए तो भारत को मिलिट्री ऑप्शन कंसिडर करनी पड़ेगी।
irrespective of whatever people might say. I know this is an unpopular opinion. People are going to say this Bajaj has gone mad. But let me tell you this. At the end of the day, you will have to fight back. Our BSF boys and the army stationed at the Bengal border will have to push back on the Bangladeshi military that are actively colluding and colluding with these Islamist terrorists to go out and kill Hindus. That should not be tolerated by the government of India. Anyway, that's my opinion. Let's ask our guests. We've got three very, very important guests indeed who are right here at the moment with us. Kiran Sonavne साहब हैं शिवसेना के, and our very old friend Lakshman Saji साहब शायद इस वक्त हमारे साथ हैं, and of course Gopal Tiwari साहब. Where is Gopal Tiwari साहब? I don't see him. I see Kiran Sonavne and Lakshman Saji साहब. क्या? अरे गोपाल तिवारी जी कहाँ गए? अच्छा, गोपाल तिवारी जी अभी वापस आएंगे क्योंकि उनकी शायद कुछ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम थी. लक्ष्मण सौजी और किरण सुनावने साहब. लक्ष्मण सौजी साहब नमस्कार. जय सियाराम, हर हर महादेव. जय सियाराम, हर हर महादेव. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. किरण सुनावने साहब जय भवानी, जय शिवाजी. जय शिवाजी. लक्ष्मण सौजी साहब आपसे पूछता हूं, आपने सुन ही लिया होगा मैंने क्या कहा शो शुरू होने के पहले. सर, बांग्लादेश के लिए कोई ना कोई अभी उपाय तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जिस प्रकार हिंदुओं को हर रोज टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू घरों के अंदर घुस घुस के न जाने क्या क्या अत्याचार किए जा रहे हैं. और साथ में आप देखिए, हमारे 17,000 फौजियों ने 1971 में अपनी जानें कुर्बान कर दी बांग्लादेश के लिए. क्या नहीं किया बांग्लादेश को बनाने के लिए हिंदुस्तान ने, और उसका बदला आज हमें यह मिल रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग कलकत्ता फतह कर लेंगे. लक्ष्मण सौजी साहब, आपके मुताबिक क्या करना चाहिए, बोलिए. साहब, बात ऐसी है. जी बोलिए सर. लक्ष्मण सौजी साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. I think Mr. Lakshman Saji can't hear me or I can't hear him. लक्ष्मण सौजी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लक्ष्मण सौजी साहब, everything was absolutely fine. What happened, gentlemen? Engineering, could you do something, please? We can start with Kiran Sonavne ji. Right. Since Lakshman Saji's audio is being corrected, let's go to Kiran Sonavne साहब. किरण सोनावने साहब, बर्थडे मनाया जा रहा है जी. लक्ष्मण सौजी साहब बोलिए, बोलिए. पूरा माहौल वही था जी. चलिए अब आप बोलिए सर. आपको केक नहीं मिला सौजी साहब. केक भेज देंगे सर आपको फटाफट. किसका बर्थडे मनाया जा रहा है? हमारे यहाँ पे बहुत पुराने हैं, सेवियो साहब बहुत पुराने हैं. अच्छा, हमारे साथ हैं, उनका आज जन्मदिन था. सर बोलिए. उनको बधाई. जी बधाई. और आपकी तरफ से मिठाई, हमारी तरफ से केक आपको पहुंचेगा जल्दी. लक्ष्मण सौजी साहब, अब आप बताएं बांग्लादेश को लेकर के क्या करना चाहिए. सब बात ऐसी है, जैसे 2014 का भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ जी, और भारत ने जो एक अंगड़ाई ली है जी, पूरी विचारधारा ने, लोगों ने, राजनीति ने, और उसका जो असर हुआ है सब दुनिया पर, भारत में और भारत के बाहर, ये जो लोगों को ये सहा नहीं जाता है, जिनकी दुकानें इसकी वजह से बंद हुई है, उनके जो कारनामे चालू है भारत में और भारत के बाहर, उनको बांग्लादेश के जो देश में जो वातावरण हुआ है उसके लिए खुशियां हो रही है. लेकिन बांग्लादेश का वातावरण बांग्लादेश के लिए नहीं हो रहा है, यह हमको तकलीफ देने के लिए हो रहा है. जिनको सहा नहीं जाता है कि भारत में हमारी सरकार है, भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और विकसित भारत की जो छलांग जा रही है, वो दुनिया भर में जो छवि हो रही है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस तरफ से सार्क का काम चालू है, जिस तरह से G20 का इसका जो काम चालू हुआ है, और भारत की जो प्रतिमा बढ़ गई है, अच्छी तरह से ऊंचाई पर गई है, वो जिनसे सहा नहीं जाता, उनकी ये तकलीफें हमको देश को सहनी पड़ रही है. देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जाकर देश की बदनामी करने वालों को
बहुत खुशी हो रही है। जो सेव गाजा बनियान पहनकर घोषणा देने वाले लोग बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में आज एक लफ्ज भी नहीं निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत इसके बारे में बहुत क्रोध है, बहुत आक्रोश है, और इसका नतीजा बांग्लादेश की सरकार को जिस तरह से ये बर्ताव कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ने वाला है, उनको ये मालूम है। फिर भी हमारे तरफ से कुछ न कुछ बहुत कड़ी कार्रवाई हो और अशांतता फैली जाए, इसकी ये सब लोग राह देख रहे हैं। लेकिन हमारा नेतृत्व बहुत संयमी है, बहुत विचारशील है, और आगे के सब सोचकर जितना कम नुकसान हो मानव जाति का उतना होने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए ये सब साहब संयमित तरीके से चल आपने रहा कहा है। देश के बाहर, नहीं तो बांग्लादेश के मिलिट्री को और बांग्लादेश को ठिकाने पे लाने को एक दिन काफी है भारत को, हमको। देश के अंदर, साउदी साहब अपने देश के बाहर का, देश के अंदर भी महबूबा मुफ्ती की बेटी है इत्तेजाम मुफ्ती, उन्होंने कहा हिंदुत्व एक डिजीज है, हिंदुत्व एक रोग है, उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको वीड आउट करना पड़ेगा, सेंसलेस वायलेंस। इत्तेजाम मुफ्ती ने कहा कि हमारा हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं मगर हिंदुत्व के खिलाफ है, जो मोदी साहब के साथ एक नया हिंदुत्व पैदा हुआ है उसके खिलाफ है, वो बहुत बड़ा डिजीज। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स देश के अंदर आता है, देश के अंदर से पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे स्टेटमेंट देता है, महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है जिस प्रकार से किया, आप इसको कैसे देखते हो? साहब ऐसा है, जिस तरीके से 370 हटाने से पहले इन लोगों का जो रवैया था, उन्होंने उसके कार्यकाल में जिस तरह से कश्मीर को संभाला है ये सब दुनिया को मालूम है। आज उनका पूरा दुकानदारी बंद हो गई है। आज कश्मीर का जो विकास होने जा रहा है, कश्मीर जिस तरह से दुनिया के सामने आ रहा है, कश्मीर का आतंकवाद खत्म हो रहा है, इसलिए ये जो लोग हैं ये उदासीन है, ये उनको सहा नहीं जाता है। और सिर्फ ये मुफ्ती की बेटी की नहीं है, जो इस विचारधारा के खिलाफ भारत में एक्टिविटी चल रही है वो सभी लोग यही कहते हैं ये गलत है। राजनीति में जो पराभव है, पराभव सहने का इनमें कोई दम नहीं रहा है। पराभव सहने की इनको आदत करनी चाहिए। अब ये इसी तरह भारत चलने वाला है, आगे इसी तरह हिंदुस्तान चलने वाला है। और अभी जैसे जैसे चुनाव होते गए राज्यों के, चाहे एमपी के हुए, चाहे राजस्थान के हुए, चाहे छत्तीसगढ़ के हुए, चाहे महाराष्ट्र के हुए, तो इसमें जो नतीजा है, जिस तरह से जनता जाग उठी है, इन्होंने ये समझ लेना चाहिए कि अपना अभी ऐसे कुछ आगे चलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी विकास के लिए लोग वोट देते हैं, अभी हिंदुत्व और मुस्लिम के लिए वोट नहीं देते। कांग्रेस ने इतनी दिन ये मुद्दे लाकर ही राज किया और वो अभी बदल गया है। अभी डेवलपमेंट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, हेल्थ का डेवलपमेंट, शिक्षा का डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट के तरफ जनता झुकी है और उस तरह अभी उसी के लिए अभी वोटिंग होता है और उसी के लिए सरकारें काम कर रही है। इसलिए भाजपा का जनाधार बड़ा है और इसलिए भाजपा में सब दलों के लोग आ रहे हैं। इतना देखो, कोई भी राज्य ऐसा नहीं रहा, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं रहा जो दूसरे पार्टी के लोग भाजपा में नहीं आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण साहू जी इसीलिए आ रहे हैं। इसके पहले कि मैं किरण सोनावने साहब के पास जाऊं, आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूं। सर, क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए मोदी जी या मोदी सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अनाउंस करती है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि वो वहां की माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, यही चीज शुरू हुई थी 1971 में, आपको याद होगा। सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ अटैक करने शुरू किए, वो भाग भाग के इस तरफ आ गए, फिर मुसलमान भी इस तरफ आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी रेफ्यूजी प्रॉब्लम शुरू हो गई 1970 में। आखिरकार 1971 में उनको आज़ादी मिली। उस वक्त भी मुझको अभी तक याद है, भारतीय जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उस वक्त भारतीय जनसंघ, उन्होंने पूर्ण समर्थन किया था इंदिरा जी का और उनकी सरकार का। आपको क्या लगता है कि अगर आज मोदी जी को एक्शन लेंगे, किसी की हिम्मत है उसके खिलाफ जाने की? बोलिए सर। सौजी साहब। मुझे बोल रहे? जी आपको बोल रहा हूं। मुझे बोला आप सब बात ऐसी है, जितना राजनीति में बड़प्पन होना चाहिए, जितना बड़ा मन होना चाहिए, वो अटल जी का और जनसंघ के नेताओं का था। देश के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार, देश सर्वोपरि है, ये मानकर चलने वाला जनसंघ था और आज भी भाजपा है।
इसलिए देश के लिए जो कोई लड़ाई हुई थी उनके साथ हम सरकार के साथ खड़े रहे। और सिर्फ इंदिरा जी के समय पर ही नहीं, जब भी नरसिंह राव थे, जब भी विरोधी दल के नाते अटल जी होते हुए भी जो हमारे देश का नेतृत्व बाहर जाकर कर सकता है, वो विश्वास नरसिंह राव जी का अटल जी के ऊपर था। ये दोनों भी बातें थी। बिल्कुल बात। जब का नेतृत्व कांग्रेस का हो या विरोधी दल का हो, उनके साथ कोई ना कोई तो मानवीय व्यवहार के कोई रिश्ते उनके साथ जुड़े हुए थे जी। वो सिर्फ राजनीति के लिए नहीं कर रहे थे, वो देश भी संभाल रहे थे। लेकिन उतनी मैच्योरिटी, इतना जो कुछ ये होना चाहिए बर्ताव का तरीका, ये अभी के विरोधी दल में और कांग्रेस के नेताओं में नहीं रहा है। मगर उन्होंने कहा कुछ कीजिए। मोदी साहब को कहा, राहुल गांधी जी ने एक है तो सेफ है, ये नारा देश के लिए है, ये सिर्फ कोई दल का नारा नहीं था हमारा, ये इन्होंने समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने कहा मोदी जी कुछ कीजिए, हिंदुओं के लिए कुछ कीजिए। इनके कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे दिखने को आया साहू जी साहब। ऐसा है, कांग्रेस का रवैया अगर ऐसा होता तो भारत में ये लोग सावरकर के लिए अनाथ शराब नहीं बोलते थे जी। अभी महाराष्ट्र में जो सरकार आई है उसका स्वागत करते थे जी, जी, जी। ये रोज बगावत अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं और यहाँ कुछ कीजिए बोलते हैं, ऐसा कैसे होगा? उन्होंने बोलने के बाद करेंगे ऐसा कोई बात नहीं है जी। लेकिन सौजी साहब, मैं किरण सोनावने जी की बात जब मोदी साहब कुछ करेंगे तो विरोधी दल ने एक साथ में 7 कदम से कदम मिलाकर वहां हाथों में हाथ लेकर साथ में आना चाहिए। आएंगे और उसके बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज आने की हिम्मत इनमें आनी चाहिए। आएंगे सर, ये तो बांग्लादेश में और ये माजरा बढ़ जाए, कई चीन को साथ में लेते हैं, पाकिस्तान को साथ में लेते हैं, म्यांमार को साथ में लेते हैं, और ये कैसा बर्ताव है इन लोगों का? किरण सोनावने जी, एक तो बात रही बांग्लादेश की, जिसके ऊपर अभी लक्ष्मण सौजी ने बात करी, सौजी साहब ने, माफ कीजिएगा सौजी साहब, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। किरण सोनावने जी, अभी बेलगाम का मसला एक बार फिर आ गया, जो अभी सावरकर, क्रांतिवीर वीर सावरकर के बारे में जो रवैया है कर्नाटक की सरकार का लेकर के, वहां पे वीर सावरकर जी की एक प्रतिमा को हटाने की बात हो रही है। मराठी भाषी लोग बेलगाम में रहते हैं, अब वो चाहते हैं महाराष्ट्र से मिलना। आपको लगता नहीं है वक्त आ गया इसके बारे में कुछ करने का? सर किरण सोनावने जी बोले प्लीज। एक तो सबसे पहले मैं कर्नाटक सरकार का निषेध करता हूं, जिन्होंने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के जो नेता थे वहां पे छत्रपति संभाजी महाराज को माल्यार्पण करने जा रहे थे, वो माल्यार्पण भी उनको करने नहीं दिया और उनको गिरफ्तारी कर दी। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति जो है वो वहां पे अपना दिन मना रहे थे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति मेळावा, मराठी आदमी का मेलावा वहां पे होने जा रहा था, तो उसको किसी भी तरह से समझो विरोध करना, या सावरकर जी की प्रतिमा हो या छत्रपति शिवाजी महाराज, ये इनसे उनका महाराष्ट्र द्वेष सामने आता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर समझो वो टीवी के ऊपर खबरें चल रही है, उसमें देखोगे वहां पे कोई मराठी रिपोर्टर किसी वहां के पुलिस वाले से मराठी में सवाल पूछता है, तो वहां का जो पुलिस वाला है, वहां का प्रशासकीय अधिकारी है, वो हिंदी और मराठी में बोलने से इनकार कर देता है, वो कानड़ी में बात करता है। ये और एक बात है, इसका मतलब ये होता है कि कर्नाटक सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, कहा करती, ये बात करने के लिए तो संविधान की बात करते हैं, हाथ में संविधान, इनका रहता हाथ में लाल रंग की संविधान लेके दिखाता रहता है पूरे में। लेकिन जहां पे न्याय की बात आती है, हक की बात आती है, बेलगांव से लेकर तमाम कारवार वगैरह जो है वो सारे इसकी बात आती है, तब ये लोग पीछे हट जाते हैं, तब इनका संविधान के प्रति प्रेम कहा जाता है। ये जो राहुल गांधी अपने सरकार को इस तरह के कोई ये मैसेज दे सकते हैं क्या कि संविधान के तहत काम होना चाहिए इस देश में? जैसे समझो हम लोग कर्नाटक की लोगों को महाराष्ट्र में रहते, कानड़ी लोग कई अलग अलग प्रदेश के लोग रहते, हमने कभी उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या उनको किसी भी कर्नाटक के नेताओं को रुकाया नहीं है। लेकिन वहां पे हमारे नेता जब वहां पे जाते हैं महाराष्ट्र के, तो उनको घेराबंदी होती है, उनको सीमा पर रोका जाता है।
ये सारासार कांग्रेस की दोगली नीति का परिणाम है। और अभी जो उबाटा वाले जाकर उधर नौटंकी कर रहे हैं, ये गिरफ्तारी दे रहे हैं, वो उबाटा वालों को थोड़ी सा अपना दिमाग चलाना चाहिए कि भैया वहां पे तुम्हारी इंडी की सरकार है, आप जाके उनके सरकार को बोलो, वहां जाके नौटंकी क्यों कर रहे हो। ये तो पहली बार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जब थे तभी उन्होंने अमित शाह के साथ बात की थी और दोनों कर्नाटक का जो फैसला है उसके बारे में बात की थी। इतना ही नहीं, 82 में ये एकनाथ जी शिंदे जब उधर बॉर्डर पे गए थे तो 40 दिन के लिए जेल में रहे थे। तो ये जो सारी ये चल रही है, नौटंकी चल रही बेलगांव में, ये टोटली मराठी आदमी के द्वेष के ऊपर चल रही है। जबकि वहां की जनता चाहती है कि हम महाराष्ट्र में आए, वहां के लोगों ने ठहराव किया है, ग्राम पंचायतों ने ठहराव किया है, लोगों ने ठहराव किया है, वहां पे महाराष्ट्र एकीकरण समिति के इसके ऊपर लोग चुनाव लड़कर चुनकर भी आते वहां की इकाइयों में। ये सब बातें होते हुए भी कर्नाटक सरकार को ये राहुल गांधी जिनकी एकनाथ शिंदे जी का उसको कब अक्कल आएगी। एकनाथ शिंदे जी का पूछा तो बांग्लादेश के ऊपर तो भारत के जितने उपकार है, जितने एहसान है, उसके तो हर बांग्लादेशी के ऊपर एहसान है। ये देश ही जो बना था बंगाली कल्चर को रखने के लिए, बंगाली भाषा को रखने के लिए, बंगाली लोगों का जो एक अलग कल्चर था, यहां तक कि यहाँ के हमारे जो बड़े कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने उनका राष्ट्रगीत लिखा हुआ है। इतनी अच्छी हमारे साथ में उनका तालमेल था। लेकिन जब वो जिन पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमले किए थे, उनके लाखों लोग मारे गए थे, भारतीय सैनिक भी लोग मारे थे, तो उनके अक्ल में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई है और वो भारत को क्या ललकारेंगे। भारत तो एक हाथी है और बांग्लादेश एक चींटी है, वो क्या हमसे लड़ सकते हैं। हम लोग तो चाहते हैं हमारे सारे पड़ोसी अच्छी तरह से रहे। हमने तो कोरोना ने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कई करोड़ों की जो वैक्सीन थी मुफ्त में भेजी थी बांग्लादेश में, पाकिस्तान को तक दी थी। तो ये एहसान फरामोश लोग हैं। और जो लोग कहते हैं कि जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी बहुल हो जाती है वहां वहां अल्पसंख्यक लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ के भारत के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि उनको किस तरह से रहना है। हम लोगों को सारे लोग सेक्युलर का पाठ पढ़ाते हैं, हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता सिखाते हैं, हमको बोलते हैं गंगा जमुना संस्कृति, काय की गंगा जमुना संस्कृति की बात करते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ पे जिस देश में चलते, तुम खुद धर्मनिरपेक्ष नहीं, तुम धर्मांधा की तरफ जाते हो और हमको धर्मनिरपेक्षता रखने को बोलते। ये सरासर गलत है। तो सर आगे क्या होगा बेलगाम में? ये पंतप्रधान मोदी जी ने जो इशारा दिया है, तो थोड़े में बांग्लादेश अगर समझ जाए तो उसको थोड़ी सी अक्कल आ जाए और पाकिस्तान से हटकर खुद के देश को बचाए तो ठीक। उसका आपसे सबसे ज्यादा आलोचना सोनवणे साहब नहीं सकता। सबसे ज्यादा आलोचना उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी को। एकनाथ शिंदे जी के जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपने 80s में कहा शिंदे साहब वहां गए थे, 40-80 दिन जेल में थे, यही इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे यूबीटी, संजय राउत हो, अलग अलग विषय हो, बेलगांव पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे एकनाथ शिंदे जी के प्रयास उठाने का। उनको हक ही नहीं है ये उठाने का। उनको उनकी जब समझो वो इंडी गठबंधन में है, जाके कर्नाटक सरकार से बात करे ना, उनके वहां के मुख्यमंत्री से बात करे, उनसे बात करे और बोले कि हमारी महाराष्ट्र के लोग बेलगांव कारगांव ये सारे लोग जो है वो सारे के सारे लोग आना चाहते। यहां तक कि स्पेशल पैकेज माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने 885 गांव का या उनके कार्यकाल में घोषित किया था। यह उद्धव ठाकरे जी को और इनको ये सोनिया और शरद पवार की सेना वाले लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है ये कर्नाटक के मुद्दे के ऊपर। यूपीटी का कहना है कि एक तो बेलगांव वाले इशू पे एकनाथ शिंदे जी पे प्रश्न उठा रहा है, दूसरे जो लाड़की बहन में उन्होंने कहा कि एक घर में 3-3 बहनों को पैसे दिया है और अब कंडीशन लेके आने वाले हो। अब कंडीशन लेके आने सरकार कंडीशन नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कट बताया कि ये स्क्रूटिनी करने वाले हैं, कोई भी नहीं, कोई किसी भी तरह के जिनको मिल रहे उनमें कुछ समझो स्क्रूटिनी होने वाली है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कंडीशन लाने वाले वगैरह। तो यूपीटी वालों का या सवेरे उठ के 9 बजे जो भोंगा बजता है महाराष्ट्र में, उनका ये काम है हमेशा का, कुछ भी गलत फहमियां फैलाना, गलत बातें करना। उनके हाथ से सत्ता चली गई है। महाराष्ट्र के लोगों ने
उनको नकारा है, लताड़ा है बड़ी बुरी तरह से, उनको क्या बोलने का अधिकार है यहाँ पे? और बेलगांव के सवाल के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर तो एक उंगली भी उठाने की उनकी ये नहीं है। मुझे बताया उद्धव बाला साहब ठाकरे कितने बार जेल गए बेलगांव के लिए, कितने बार सीमा के ऊपर गए हैं, पूछे उनके इधर कितने बार गए, कितने केसेस में बेलगांव के सीमा आंदोलन के उद्धव ठाकरे जी के ऊपर या आदित्य ठाकरे जी के ऊपर। आप उद्धव ठाकरे जी के साथ थे, आपको कभी याद आता है कि उद्धव ठाकरे जी की कभी भी गिरफ्तारी हुई हो किसी राजनीतिक आंदोलन में? याद है? वही बात कहते हैं ना, वो अभी घर में बाहर आए हैं जब उनका ये पोल खिल गई, तो अभी वो सोनिया गांधी और शरद पवार जी का पल्लू पकड़ के नई राजनीति सीख रहे हैं और बाला साहब ठाकरे के विचारों का तो उन्होंने बंटाधार कर दिया। सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि महाराष्ट्र जो है मतलब 60 के दशक से लेकर आज तक जो मर्जी मुख्यमंत्री बना, जो भी हो, वो 814 गांव महाराष्ट्र क्लेम करता है, बेलगावी और कारवार को मिला करके 814 गांव हमारे मराठी स्पीकिंग मेजॉरिटी है। तो रीअलाइनमेंट होनी चाहिए बॉर्डर की, क्योंकि ये सब लोग महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, लेकिन उस तरफ से सामने से वो बोलते हैं कि कोल्हापुर शोलापुर जो है वो असल में कर्नाटका का हिस्सा है। तो सर इसका समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, जब अमित शाह जी के साथ में बैठक हुई थी दोनों कर्नाटक के और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थी, तो दोनों ने इस बात के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर सहमति दिखाई थी कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला आता है, उसके ऊपर कोई वर्डिक्ट आता है, तब तक दोनों तरफ से ये शांतता रहेगी किसी भी तरह का। अभी जब समझो महाराष्ट्र एकीकरण समिति वहां पे अपना उत्सव करना चाहती है, मराठी भाषा का उत्सव मनाना चाहती है, तो कर्नाटक की सरकार को आपत्ति क्यों है? वहां के लोगों को घर में अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? उनके पीछे पुलिस क्यों लगाई जा रही है? वो कह रहे हैं कि जान करके आप जो है उनको प्रोवोक कर रहे हैं। मुंह खोलेंगे क्या? सर वो कह रहे हैं आप जान के करा रहे हैं, कर्नाटका की सरकार को चिढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं ये सब, ऐसा बोला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ, वो तो हर साल का उत्सव है ना, पहली बार थोड़ी हो रहा है, हर साल इस तरह का मेला होता है। और छत्रपति संभाजी महाराज को माल्यार्पण करने नहीं देना जी, माल्यार्पण करने नहीं दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? छत्रपति संभाजी, ये सारे के सारे कांग्रेसी कल्चर के लोग हैं जो मराठी और मराठी भाषा को, मराठी संस्कृति का द्वेष करते हैं। तो आगे इसके क्या होगा? क्योंकि देखिए, अगर समझो हमारे नेताओं को, जैसे भी कल हमारे उदय सामंत जी और अन्य 3 मंत्री वहां पे जाने वाले, बेलगांव में एकीकरण समिति से बात करने वाले हैं, अगर समझो उससे कोई समझो नुकसान नहीं निकलता है और हमारे नेता को अड़ाया जाता है, तो हम भी हमारे तरफ से महाराष्ट्र में कर्नाटक के किसी लोगों को, नेताओं को आने नहीं देंगे। हम लोगों ने अगर हमारी ये सीमाएं बंद कर दी तो कर्नाटक के लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहां पर लक्ष्मण सावजी साहब, मैं आपके पास आता हूं। सर शिरडी में मैं जब भी गया हूं, वहां से ना जाने मतलब तकरीबन मैंने कभी कभी 50, 150, 200, 300, 1000 बसेस जो हैं सारी कर्नाटका की देखी हैं और तेलंगाना की। तो सर ये तो ठीक नहीं है ना, मतलब हर स्टेट को, हर राज्य को बड़े प्यार भाव से, सद्भाव से रहना चाहिए। ये क्या है? मतलब ये सब बात ऐसी है, जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस विरोधी दल में है, कांग्रेस को इस देश में शांतता नहीं चाहिए। कांग्रेस को टीपू सुल्तान को बढ़ावा देना है और सावरकर जी का अपमान करना है जी। ये घटनाएं क्या बताती है? शिरडी में जब लोग कर्नाटक से आते हैं, आंध्र से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, ये जो हमारी राज्य की सीमाएं सब लोग भूल जाते हैं। ये भारतीय तो जाग उठता है, ये संस्कृति एक है हमारी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये जो लोगों में है, ये कांग्रेस इसको कभी भी बढ़ावा देते नहीं, कांग्रेस इसको तोड़ना चाहती है। कांग्रेस ये देश को बांटने में टूट पड़ी है। तो अगर उद्धव ठाकरे या उनके दल वाले, उनके जरा भी शर्म बाकी होगी, जरा भी मराठी आदमी के बारे में कुछ लगता होगा, हिंदुत्व के बारे में कुछ लगता होगा, तो उन्होंने हिम्मत करके राहुल गांधी से बोलना चाहिए कर्नाटक के सरकार को आदेश करे करके, शरद पवार जी को बोलना चाहिए कर्नाटक के सरकार को आदेश दो करके। ये
प्रांतों प्रांतों में, भाषा भाषाओं में ये झगड़े लगा देंगे और ये देश की अखंडता को हमेशा तिलांजलि देंगे और राजनीति अपनी अपनी रोटी सेकने का काम करेंगे। कर्नाटक का राज्य इनके हाथ में मिला है, ये कर्नाटक को 10 साल पीछे लेके जा रहा है। इतना ध्यान रखो, कर्नाटक की जनता ये जानती है आगे जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस को वहां सत्ता मिलने वाली नहीं है, लेकिन जब तक सत्ता है वो देश विघातक कृत्य करने वाली कांग्रेस उनको और बढ़ावा दे रही है। साहब महाराष्ट्र में एक नया समस्या आ गया। महाराष्ट्र में एक नया समस्या देखने को आया है। मोदी साहब ने पहले कहा कि वक्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वक्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लातूर में महाराष्ट्र के शेतकरियों को नोटिस दिया गया कि जमीन खाली कर दो, ये जमीन आपका नहीं है। तो एक नया कंट्रोवर्सी हो, और बार बार यही कंट्रोवर्सी सब जगह देखने को मिल रहा है। जो मोदी साहब ने कहा कि वक्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनसंवैधानिक है, आज वो महाराष्ट्र में भी दिखने को मिला है। लातूर के फार्मर्स, किसान बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करने लगे। राज ठाकरे साहब भी आगे बीच में बोले ये सब गलत हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हो सर? साहब जी साहब, वक्फ बोर्ड के कामकाज के बारे में या उनके पूरे विषय के बारे में जनता जागरूक हो चुकी है। अभी जो सरकार है ये इनके बारे में सोचने वाली नहीं है, उनको पूरा मालूम है ये सरकार के खिलाफ जितने जितने विषय आ रहे हैं ये सब भारतीयत्व के खिलाफ आ रहे हैं। इतना ध्यान रखो, ये वक्फ बोर्ड का जो रवैया चल रहा है, जिस तरह से इसको अनदेखा किया गया है, जिस तरीके से इसको बढ़ावा दिया गया है 1954 साल से लेकर आज तक, अभी ये होने वाला नहीं है। और अभी जो सरकार है, अभी जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये आगे जाकर वक्फ बोर्ड का पूरा मामला खत्म हो जाएगा और ये राष्ट्रीय संपत्ति भारत राष्ट्र की पूरी होने वाली है। ये इनको पूरा मालूम है। इनमें आपस में भी झगड़े हैं, ये लूट है, ये दरोड़ा है, ये इनको मालूम हो गया है। इसलिए वक्त के बारे में जो जानकारियां मिल रही है, लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, उसके खिलाफ मोर्चे निकल रहे हैं और सरकार इनके वक्फ बोर्ड के लाड़ प्यार करने वाली नहीं है। इतना इन्होंने समझ लेना चाहिए। लेकिन जहां पर लक्ष्मण सौदी साहब, इतना कुछ होने के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर अपने किरण रिजिजू साहब जो हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया वक्फ बोर्ड को लेकर के, और उन्होंने दिखाया कि भाई कहां तमिलनाडु में कोई 1800 साल पुराना शिव मंदिर है, 1800 साल पुराना, उसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। अरे 1800 साल पहले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आए थे, कोई नहीं था, बराबर, इस्लाम भी नहीं आया था। तो और उसके अलावा अब वो कह रहे हैं दिल्ली में कि जो पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वो भी वक्फ बोर्ड का है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी वक्फ की है। तो जज साहब ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट के कि पूरा हिंदुस्तानी वक्फ को दे दो ना और किराया ले लो। क्या साहब, अभी जैसी जैसी बातें समझ में आ रही है, जैसी जैसी सब बातें लोगों को सामने आ रही है जी, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग का पूरा एजेंडा अपनाया कर ही पूरा राज किया है। भारत को कांग्रेस पार्टी ने कभी अपना अलग समझा ही नहीं है। यह भारत की संस्कृति को विनाश करने के लिए कांग्रेस जुड़ी हुई थी और आज भी कांग्रेस के लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा ही अपना रहे हैं। यह अभी सबके समझ में आ रहा है। उसका नतीजा है वक्फ बोर्ड क्या, कर्नाटक आंदोलन क्या, बांग्लादेश का आंदोलन क्या, यह कांग्रेस का पूरा डोनेशन है हमारे राजनीति को, लोकशाही को, डेमोक्रेसी को, जनतंत्र को आज तक का। और यहां पर मुझे ये जानकारी देनी पड़ेगी और ये जानकारी देकर के मुझे थोड़ी बहुत खुशी हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत खुशी हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने वो जो रोहिंग्या कैंप एस्टेब्लिश किया गया था कांग्रेस द्वारा, उसमें बिजली पानी बंद कर दिया साहब। और सबको कहा गया है पूरी अपनी या तो शनाख्त दीजिए, पूरी की पूरी एक एक चीज दीजिए, आइडेंटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो सबको बसों में भर के हम वापस बांग्लादेश भेज रहे हैं ना। दिस शुड हैव बीन डन इयर्स अगो। सर ये बहुत पहले करना चाहिए था। आप मुझे ये बताइए लक्ष्मण सौदी साहब, और उसके बाद किरण सोनावने साहब, मैं चाहूंगा आप भी इस पर बोले। वक्फ बोर्ड के बारे में तमाम भारतीयों को, एक सेकंड सर, सोनावने साहब एक सेकंड, सर सोनावने साहब एक सेकंड, लक्ष्मण सौदी साहब, ये रोहिंग्या जो म्यांमार यानी बर्मा में है, वो जम्मू में कैसे पहुंच गए? सर
ये बताएं ना सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान इनको जम्मू एंड कश्मीर में रेफ्यूजी कैंप में रख दिया गया। साहब मैंने जैसे बोला ना, ये जो कांग्रेस ने जो राज किया, ये भारत के लिए राज किया ही नहीं, इन्होंने पूरा मुस्लिम लीग का एजेंडा ही चलाया। इनको कश्मीर भारत से तो कश्मीर क्या, भारत को और भी टुकड़े करने के, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये जो घोषणा इन लोगों ने दी थी, ये इसका प्रतीक क्या था? ये किसका एजेंडा था? ये किसके जोर पर, किसके समर्थन पर ये जेएनयू में नारा लगाया गया था? ये नारा यूं ही नहीं लगाया गया था, ये कोई एक विद्यार्थी की ये चाल नहीं हो सकती है। इसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र था और वैसे ही रोहिंग्या कश्मीर पर पहुंचे थे। आज कश्मीर में क्या, पहले क्या था कश्मीर में? जो पथराव होता था, जो हमारी सेना होती थी, उनको शूट एट साइट का ऑर्डर नहीं था। आतंकवादी सेना के पीछे भागते थे, सेना आगे भागती थी और मारने का ऑर्डर नहीं था, शूट एट साइट का नहीं, गोलीबारी का ऑर्डर नहीं था। आज ये हिम्मत है क्या किसी में? आज पहले क्या, नोट जेब में और पत्थर सेना के ऊपर, नोट जेब में पत्थर सेना के ऊपर, इसको बढ़ावा दिया जाता था। आज कश्मीर में वो वातावरण नहीं है और आगे कश्मीर में ऐसा वातावरण होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि हमारी जाते जाते मोदी जी का आरोप है कि मनमोहन सिंह सरकार ने पूरे दिल्ली में जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो वकफ को सरेंडर कर दिया, बोले ये आपका प्रॉपर्टी है। जाते जाते गिफ्ट भी देखे गए और भी प्रॉपर्टीज वकफ बोर्ड को दिए। तो मोदी साहब को इसके लिए कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूं मगर विरोध हो रहा है रिफॉर्म्स का। राइट, किरण सोनावने साहब, एक छोटा सवाल है सर, टेक्निकल सवाल है थोड़ा सा ये। हाँ सर, आंध्र प्रदेश सरकार ने, चंद्रबाबू नायडू साहब की जो सरकार रही है, वहां के वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया है। उन्होंने डिसॉल्व कर दिया उसको, बराबर। उसके ऊपर साहब इसके जो लिए प्रोटेस्ट हो वो महाराष्ट्र में कब कर रहे हैं? अरे सर महाराष्ट्र में कब करने वाले हो? ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो राजनीति, सर अभी तो आपकी सरकार है, सर अभी तो आपकी सरकार है, अभी आप क्या करने वाले हैं ये बताओ ना। नतीजा है सर, अभी आप क्या करने वाले हैं? कि देखिए कि वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से, बोलिए तो अभी आप क्या करने वाले हैं सर वक्फ बोर्ड को लेकर के, वो बताएं महाराष्ट्र में। सोनावने साहब प्लीज बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये सारे जो समस्याएं सामने देश में आ रही है, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका ये सारा रिजल्ट आया हुआ आपको को दिखता है। ये कैसे, तो आप देखोगे कि भारत के तमाम हिंदू जितने भी मंदिर थे, जितने अन्य जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, सिख मंदिर है, उनके लिए 1947 का कानून लागू है कि 1947 में जैसे थे उस तरह का कानून सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। लेकिन ये लेके आते हैं कि 1831 में ये बादशाह ने दिया, 1645 में ये बादशाह ने दिया, ये निजाम का पत्र है, ये उसका है। तो ये जो कांग्रेस के कार्यकाल में चला है उसका ये उभर कर आया हुआ है। और मोदी जी ने जो कहा है कि जैसे कि अभी उसमें और एक वक्त का कानून आप अगर देखोगे तो वो वक्फ बोर्ड कलेक्टर को तक बुला सकता है अपने यहाँ पे, जिले का कलेक्टर रहेगा उसको अगर वो समन भेजता है तो कलेक्टर को आकर उधर खड़ा रहना पड़ता है। अरे आप देखिए, अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये सिर्फ जबानी कह दे और कुछ बताओ, एक कागज दिखा दे कि भाई ये जमीन हमारी है, तो वो उनके लिए दूसरे वालों को एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो प्रूव करे कि ये उनकी जमीन नहीं है। तो ये जो सारा कांग्रेस के इसमें जो चला था तुष्टीकरण की राजनीति, उसका ये सब परिणाम है कि इस देश में ये लोग झूठी झूठी गंगा जमनी संस्कृति की बात कह के हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, लेकिन मुसलमानों में से कितने धर्मनिरपेक्ष है जरा आंकड़े तो बताए हमें सर। और यहाँ पर एक और चीज है जो आपने बोली, एक अपने दर्शकों को बता दूं एक और चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रदीप जी सुनने वाली बात है सर। वक्फ जो होता है, वक्फ क्या होता है? वक्फ होता है कि किसी मुसलमान ने अपनी प्रॉपर्टी समुदाय को दे दी, ये होता है दान वक्फ मतलब दान होता है। वक्फ के पास असल में कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है किसी चीज को क्लेम करने का, कोई और आपको वक्फ कर सकता है प्रॉपर्टी। और यहां पर क्या हो रहा है सोनावने साहब, मतलब वक्फ बोर्ड खड़े होके बोल रहा है, अगले दिन बोलते हैं लक्ष्मण सौजी साहब का घर भी मेरा ही है कोई बड़ी बात नहीं होगी। किरण सोनावने, तुम जिस घर में रहते हो वो असल में वक्फ की प्रॉपर्टी है, दैट्स इट।
ये हो क्या रहा है? ये दान- हिंदुस्तान है क्या है? और दान कोई भी किसी का प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं जी। यानी मैं अगर दान कर रहा हूं, सुना नहीं साहब, या भैया साहब जो प्रॉपर्टी दान दे रहे हो और फिर उसके बाद वो लफड़ा हो जाता है कि पूरे गांव के गांव दान में मिले हैं, अल्लाह के लिए छोड़ दिया। मतलब अगले दिन मुंबई का मंत्रालय और नागपुर की असेंबली वो भी वक्फ की हो गई। तो सोनावणे साहब, आप बाबा विरोध साहब कब कर रहे अम्बेडकर हैं? ने बहुत अच्छा कहा था साहब जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा कहा था। उनका एक किताब है ऑन पार्टीशन, पाकिस्तान के ऊपर एक किताब है, इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये पंडित नेहरू जो कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर उनको इस देश का बंटवारा करना है तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन इज द मस्ट। अगर समझो आपको धर्म के नाम पर अगर देश का बंटवारा हो रहा है तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम जितने भी हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो और कोई अन्य धर्म के हो वो हमारे हिंदुस्तान में आ सकते। लेकिन तुष्टीकरण के राजनीति की जो नींव रखी गई उस दौरान, सर अब तो बहुत लेट हो गया ना सर, अब तो बहुत लेट हो गया, अब 75 साल हो गए सर। तमाम जो पंथी पुरोगामी लोग हैं उन्होंने इसको मजबूतीकरण किया सर, हुआ अब तो 78 साल हो गए ना सर, तो 78 इयर्स हो गए। अब सोनावणे साहब, मेजर दूसरा प्रॉब्लम है ये ईवीएम का मरकड़वाड़ी में जो चल रहा है, जिस प्रकार से शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अब राहुल गांधी जी मरकड़वाड़ी में जिस प्रकार से डेरा लेके बैठे हैं। शोलापुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह रहे हैं कि जो अभी ऑपोजिशन कर रहे हैं वो सब अपने मॉक ड्रिल में सब हस्ताक्षर कर चुके हैं कि हम मॉक ड्रिल में सब। तो कैसे देख रहे हो मरकड़वाड़ी में क्या करना चाहते हैं लोग? क्या एक तो देखिए उन्होंने संविधान का और रोजनीति लोकतंत्र का मजाक बनाया है। एक तो इस तरह का कोई भी मॉक पोल लेना ये अपने आप में देश के लोकशाही के ऊपर एक अपना संशय व्यक्त करना है, उसके ऊपर डाउट लेना एक बात है। दूसरी बात ऐसी कि अगर समझो ये सारे उबाटा वाले हो, शरद पवार जी हो, सोनिया गांधी के लोग हो या राहुल गांधी के लोग हो, अगर ये चाहते हैं कि ये समझो विधानसभा के चुनाव में ईवीएम घोटाला हो तो सबसे पहले वो अपने लोकसभा के जो एमपी चुन के गए उनका इस्तीफा दे देना। उस टाइम पे ईवीएम बहुत अच्छी थी, उस टाइम पे कोई खराबी नहीं थी और विधानसभा में खराबी हो गई। अगर ऐसा ईवीएम हमारे हाथ में रहता था तो हम 400 पार लेके जाते थे ना, 400 पार का नारा तो दिया था ना, तो 400 पार लेके जाते थे। लेकिन 400 पार नहीं लेके जाके महायुति को बड़ी मात्रा में यहाँ पे जीत हासिल हुई। हमने उसको माना है ना, खुले दिल से माना है। हमने तभी कभी ईवीएम का मुद्दा नहीं निकाला। लेकिन आज जो ईवीएम का मुद्दा लोकसभा चुनाव के टाइम पे शरद पवार जी को पूछा गया था ईवीएम के बारे में, तभी तो वो बात नहीं कर रहे थे, तभी कोई बात नहीं कर रहा था। और अभी अचानक जब कोई समझो मुद्दा हाथ में नहीं रहा तो वो ईवीएम का मुद्दा लेके आए। मेरा ये कहना है कि अगर समझो ईवीएम के तमाम जो ये है जो निवडणूक आयुक्त है किरण कुलकर्णी जी ने, डॉक्टर किरण कुलकर्णी जी ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है और कोई पोर्ट नहीं है, बातें नहीं है और कोई इंटरनेट पोर्ट नहीं, या उसके ऊपर घोटाला होने का कहां से सवाल आता है सर? और दूसरी बात है प्रदीप जी, साहब शरद पवार जी ने कहा कि फडणवीस जी को खुद आके मरकड़वाड़ी में देखना चाहिए, खुद वहां पर क्यों नहीं आ रहे? तो शरद पवार जी मरकड़वाड़ी को एक ले, उससे पहले डॉक्टर बाबा अडो को खड़ा कर दिया था, बोले ईवीएम में खराबी है, 3-3 दिन आंदोलन पर बैठे, फिर उद्धव जी जाके उनको शरबत वगैरह पिला के निकाल दी। तो कैसे देख रहे हो, ये क्या सोची समझी साजिश है? साहब, शरद पवार जी इतने अनुभवी नेता है कि उनके पास से, उनके तरफ से ऐसा बर्ता होना ये ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते हम। लेकिन उन्होंने जो किया है, अभी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, इतना उनका तजुर्बा है, इतनी राजनीति उन्होंने देखी है, इतनी सरकारें उन्होंने देखी है, और जहां से लेके ईवीएम का चुनाव आयोग का जो काम चलता है वो उनको अच्छी तरह जानते हैं, वो मानते हैं। लेकिन केवल अपना अस्तित्व रखने का इस समय और सामने की जीत हजम करने की इनकी क्षमता ये उम्र में उनकी नहीं है, इसके लिए बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मरकड़वाड़ी का जो वोटिंग 2014 के लोकसभा का क्या है,
2014 की विधानसभा का क्या है, 2019 की लोकसभा का क्या है, 2019 की विधानसभा का क्या है, और अभी 2024 का लोकसभा का और विधानसभा का मरकरवाड़ी के चुनाव के जो आंकड़े हैं ईवीएम के, वो सब देखने के बाद कोई भी आदमी मरकरवाड़ी के चुनाव के बारे में कोई भी शक नहीं पैदा करेगा। लेकिन सर यहाँ पर वहां का विधायक सौजी जीत साहब गया आपसे है, एक सवाल है, सौजी साहब आपसे एक सवाल। वहां का विधायक जीत गया है, लेकिन उनका आंकड़ा जो है पूरे विरोधी दल का वो इतना कम है कि उनको ये माजरा करके ही उनका अस्तित्व टिकाने का एक मौका चाहिए। ये बहुत गलत है। देवेंद्र जी जाएंगे, कोई भी जाएंगे, चुनाव के हाथ में आएंगे, आप भी जाएंगे, पूरी मीडिया जाएंगे, पूरे देश के नेता लोग जाएंगे, तो भी मरकरवाड़ी के जो आंकड़े हैं वो 6 चुनाव के, लोकसभा के, विधानसभा के सब बताने के बाद उसमें कोई भी गलती दिखेगी नहीं किसी को भी। जी लक्ष्मण सौजी साहब और जी एक सेकंड सर इनको संविधान का अपमान करके, बाबा साहेब आंबेडकर जी का अपमान करके इनको क्या हासिल करना, ये मेरे समझ में नहीं आता है। क्योंकि चुनाव आए कोई एक गांव का बैलेट पेपर देके वोटिंग के लिए कैसे परमिशन दे सकता है? लक्ष्मण सौजी साहब गलती होगी तो मान लेंगे, गलती न होती हुए भी चुनाव आयोग के बारे में शक करना, शक पैदा करना। पहले उन्होंने बोला कि जितने वोट है उनको उतनी जगह नहीं है। क्या वोटिंग था लोकसभा का हमारा? 1.5 करोड़ वोट होने के बाद भाजपा को 9 सीटें मिली है, और दोनों कांग्रेस को 1.5 करोड़ मिलकर दोनों को कितनी सीटें मिली है ये भी देखना चाहिए। शरद पवार जी का रवैया बिल्कुल गलत है, और ईवीएम के बारे में शक करना इनका गलत है, और मरकरवाड़ी के आंदोलन से कोई उसमें से सामने नतीजा आने वाला नहीं है। तो लक्ष्मण सौजी साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा जी अभी 4,30,000 वोटों से वायनाड से जीत के आई, तो वहां पे ईवीएम वही तो बात है। तो वहां पे ईवीएम ठीक है सर, वहां पे ईवीएम ठीक था ना? नहीं, इसलिए तो ईवीएम का इन्होंने जो मामला उठाया वो सरासर गलत है। इनको कोई हासिल होने वाला तो उनको रिजाइन करना चाहिए। इनकी अस्तित्व की आखिरी सांस गिन रहे हो ईवीएम के नाम पे। सर तो उनको रिजाइन करना चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए हम रिजाइन करते हैं, ईवीएम ने हमें 4 लाख वोट कैसे दे दिए, 4 लाख वोट से कैसे जिता दिया। कहने का मतलब यही हुआ ना। ये क्या है, मतलब ये तो जरा डाइवर्ट करने वाली बात हो गई। चलिए सर अब आते हैं असली भाग पर। अब आपको आवाज आ रही है सर आपको आवाज आ रही है लक्ष्मण सौजी साहब? वो नहीं, दूसरा माजरा आ रहा है उसमें। अच्छा करेक्ट, वो ज्यादातर हो जाता है यहाँ पे। जेंटलमैन कैन वी डू समथिंग प्लीज? व्हाई इज लक्ष्मण सौजी साहब हियरिंग समथिंग एल्स? कैन यू प्लीज स्टॉप इट? Whatever. No, I want to know from Lakshman Sodhi sahab. Okay, Gopal Tiwari sahab has just joined us from the Congress. Gopal Tiwari sahab, नमस्कार। Yes sir. Sorry, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपके साथ किरण सोनावरे जी हैं और आपके पुराने मित्र लक्ष्मण सौजी साहब भी हैं। सर तो ये गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर ये मरकरवाड़ी का क्या मसला क्या है? बहुत खुशी में है हम तो अभी। सर मरकरवाड़ी का क्या मसला है सर? वेरी गुड। गोपाल तिवारी जी बोलिए, क्योंकि आप लेट ज्वाइन किए। आप बोले सर। ईवीएम अगर वहां खराब है तो वायनाड में ठीक कैसे है? I couldn't listen your question sir. Sir, can you hear me now? हाँ बोलिए। सर मरकरवाड़ी में अगर ईवीएम गड़बड़ है, पूरे महाराष्ट्र में अगर ईवीएम गड़बड़ है, तो वायनाड में ठीक कैसे है? बताएं सर प्लीज। सर दोनों की अपनी अपनी जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन वो अलग है। और अगर ऐसे कहा जाए तो पिछले कई आप पूछ सकते हैं कि यहाँ कैसे हुआ, वहां कैसे हुआ। करेक्ट। एक लोग देखा कई बार, मतलब पिछले 4 सालों में उन्होंने जो देखा था उसमें वो Sir, your audio is coming. Sir, your audio is breaking. Gopal Tiwari ji, your audio is breaking, sir. I can't hear you at all. I don't think anybody can hear you. So I'll just start with किरण सोनावने। सोनावने साहब आपसे शुरू करते हैं, तब तक ऑडियो ठीक करेंगे। इंजीनियरिंग गोपाल तिवारी जी का। उद्धव ठाकरे जी ने कहा हिंदुत्व से हम कभी दूर भागे नहीं है।
ये मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में आप फैला रहे हो। उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व से दूर नहीं गया है। तो आज ये क्या नया चक्कर है? अब एकनाथ जी का कहना है कि अब बीएमसी चुनाव पास आ गए और सब हारने के बाद उद्धव जी को लग रहा है कि हिंदुत्व से दूर हो जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगा। क्या इस चीज को कैसे देखते हो जब उद्धव ठाकरे जी अब कह रहे हैं कि हिंदुत्व से दूर नहीं गए हम? वो कितने भी कहे उद्धव जी कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत और उनके साथ मिलने वाले जो लोग हैं, जिनके साथ वो उठते बैठते हैं और जिनके चुनाव का प्रचार में जाते हैं, तो उसमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा को साइडलाइन कर दी है, खुद के स्वार्थ के लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और वो शरद पवार और सोनिया जी के बगल में जाके बैठे हुए हैं। तो उनका ये वो उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन वो इसके कारण हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। आप मुझे बताओ कि पूरे चुनाव में उन्होंने यहां तक अपना संबोधन बदल दिया था। जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि माझ्या तमाम हिंदू बंधु आणि भगिनींनो आणि मातांनो, ये भी बात करना उन्होंने बंद कर दी थी। वो वहां भारतीय बात करने रहते। यानी ये सारी जो बातें हैं, उद्धव ठाकरे जी जैसे कहते हैं कि जो ये बूंद से गई वो हौद से नहीं आती है। अभी वो कितना भी कुछ करे, लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता है। लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी का असली वारस जी गोपाल तिवारी जी बोलिए। टोटली लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी का जो फिलोसॉफिकल लिगेसी जिसके पास है, वो एकनाथ शिंदे जी को मान लिया है, उनको भर के वोट दिए हैं, और इनको कांग्रेस की लिगेसी उद्धव बाला साहब ठाकरे को मिली हुई है, वो संभाल रहे हैं। उनका बाला साहब ठाकरे से कोई संबंध नहीं है, केवल उनका जो बायोलॉजिकल कनेक्शन है उतना ही कनेक्शन है। और बायोलॉजिकल कनेक्शन से हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कनेक्शन की बात करेंगे तो उनको वो दूर तक उनका कोई हक नहीं पहुंचता है। गोपाल तिवारी जी बोलिए प्लीज। तो आवाज आ रही है? अभी फिलहाल तो आ रही है सर। हाँ सर, ऐसा है ना, मराठवाड़ी को ये बात है, तो वो चुन के आए हैं और वो गांव के लोग मॉक पोल लेते हैं उनकी तसल्ली के लिए। उसी समय एक गांव में शराबबंदी के लिए वोटिंग हुआ, उसके बगल में जो गांव है वहां पे। तो ये इतना उनको फोर्सफुली उनको मना करना, ये कहाँ की बात है? जब पवार साहब और वो लोग सब आए थे वहां पे, उन्होंने कुछ बातें की। अभी वो कोर्ट में मामला जा रहा है, सब तो होगा उसमें कोर्ट बात में। ये टेक्निकल जो भी बातें उसमें तथ्य है, तथ्य के आधार पर है। और वो जो गांव के लोग हैं सर, एक्शन को रिएक्शन तो दिखाई देना चाहिए ना सर, बट नेचुरली एक रिएक्शन आता है, एक रिस्पांस आता है। चुनाव के बाद चुन के मैं खुद जब मैं चुन के आया था तो लोग सड़क के अपने अपने घरों के बाहर थे सर मिलने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन दिखना चाहिए ना लोगों में। गोपाल जी, मगर शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि शरद पवार जी और राहुल गांधी जी को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए, अपने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हम लोग हारे क्यों है। बोले कि शरद पवार जी बहुत पुराने खिलाड़ी है, वो हार को एक एक्सक्यूज बना के मरकड़वाड़ी में पेश करना चाहता है कि ईवीएम से गड़बड़ी है। बट मेन चीज है कि आपको लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्शन है, आपके पंचसूत्री को रिजेक्ट कर दिया है, 50% कैप को रिजेक्ट कर दिया है, जो जाति जनगणना को रिजेक्ट कर दिया है, महालक्ष्मी योजना जो आपने प्रोजेक्ट, तो आपको इस रिजेक्शन को आप नकारते हुए आप बहाने बना रहे हो। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है आत्म परीक्षण करो। इसकी झलक तो लोगों में दिखनी चाहिए ना। अगर ये सब होता तो देखो, कुछ दिन पहले जब 100 रुपए का एफिडेविट का स्टैम्प पेपर 500 रुपए हो जाता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र का कुल दैवत है, जो एक दैवत मानते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है। और ये सब बातें हैं जो एक 3-4 साल की जो लड़की पे अत्याचार होता है, उसके लिए आप कोई वो सदावर्ती को हाईकोर्ट और वहां तक उसकी नहीं आने देते, हाईकोर्ट में बस वो रिजेक्ट कर देते। ये सब क्या है? ये किसने किया है? अगर महाराष्ट्र बंद होता था तो रिएक्शन नहीं थी,
का बंद है। इससे पहले सालों साल सत्याग्रह का राइट है, तो कई बार कांग्रेस के खिलाफ भारत बंद हुआ, महाराष्ट्र बंद था, तो ये वाली साहब का कोई सुनाई नहीं दे रहा है, वो बात क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है राजू साहब। जी कोशिश करते हैं सर ठीक करना। जजमेंट बंद नहीं कर सकते डेमोक्रेसी सर, और ये सब We can't hear him. हत्या होती है महिलाओं का। So we can't hear him. Either you solve it or do something. Gentlemen, the engineering please. We can't hear Gopal Tiwari साहब। और जितने भी हमारे दोनों गेस्ट हैं वो गोपाल तिवारी साहब को सुन नहीं पा रहे हैं। तो सर सोनावने साहब, जो आप बोल रहे थे, गोपाल तिवारी जी आप ये की बात बोल रहे थे, उन्होंने बदलापुर की घटना की बात बताई। उन्होंने ये बात बताई कि जो 100 रुपए का एफिडेविट है वो जो जब 500 रुपए हो गया उसकी इतनी ज्यादा एजिटेशन हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिर गया उसके ऊपर बहुत बड़ी एजिटेशन हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीजें आपकी सरकार के खिलाफ जानी चाहिए थी अगर वोटिंग जो है वो फ्री एंड फेयर होती। क्योंकि अनफेयर वोटिंग हुई, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ थी, इसकी वजह से आप लोग जीते हैं। वरना आपकी जितनी नीतियां थी वो तो लोग जनता विरोधी थी, ऐसा उनका कहना है। सुनावने साहब बोलिए। मैं आपको बता दूं कि जब समझो विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उसके 1 महीना पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक पूरे लोकसभा का चुनाव का जो आंकड़ेवारी थी उसके पूरा विश्लेषण करके तभी मैंने कहा था कि महायुति के 210 से ज्यादा सीट आ रही है। ये किसके बल के ऊपर कहा था? क्योंकि उस दौरान भी भले महाविकास आघाड़ी की ज्यादा सीटें आई हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो महायुति और महाविकास आघाड़ी में 1% से भी कम वोटों का फासला था। दूसरी बात यह थी कि उसके बाद में हमने उनसे कुछ लेसन लिया, उससे हमने कुछ पाठ सीखा। लोकसभा के चुनाव से हमने प्रचार किया, लोगों में गए। इन्होंने जो वो फेक नरेशन लोगों में फैलाया था, अल्पसंख्यक हो, यहाँ के बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग हो, उन लोगों में जो संविधान को लेकर, एनसीए, एनआरसी को लेकर वो फेक नरेशन सेट किया था, उसको लेकर हम लोगों में गए और लोगों का वो जो उनके दिमाग में जो गलतफहमियां थी उनको दूर किया, और उसका नतीजा हुआ कि हमारे वोट बढ़े। आप अभी देखेंगे वोट शेयर जो है, वोट शेयर बढ़ने के कारण हमारी सीटें आई हुई है, जबकि 7-8% से ऊपर हमको वोट शेयर मिला हुआ है उनसे। पहले तो हमारा और उनका 1% से समझो 9 पॉइंट समथिंग, सर 1% से भी कम था। तो ये महाविकास आघाड़ी के जो तमाम विद्वान है वो ये पढ़ नहीं पा रहे। तभी भी जब निकाल आया था तो 170 सीट के ऊपर विधानसभा चुनाव के ऊपर महाविकास आघाड़ी आगे थी, ये उनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन यही दिखाई दिया कि उनकी सीट ज्यादा आई। उन्होंने हवा में रहे, राहुल गांधी हवा में रहे, शरद पवार हवा में रहे, नाना पटोले और संजय राउत एक दूसरे के खिंचातानी में रहे। हमारे उद्धव ठाकरे जो थे वो मुख्यमंत्री पद मांगने के इसमें रहे। ये क्या है, उनको अगर थोड़ा सा अध्ययन करते थे तो उनको समझ में आता था कि महायुति को जो यश मिला है वो वाकई लोगों का समर्थन मिला, उसका यश है। ये कोई थोड़ी यही अब्बू आजमी समाजवादी पार्टी, उन्होंने यही कहा कि खींचातानी थे आपस में, जो आप कह रहे हो कि विकास अघाड़ी में कोई समन्वय नहीं था। लास्ट तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स के लिए झगड़ा चल रहा था। और जो अब्बू आजमी का कहना है कि ये सब रीजन को छोड़ के आप ईवीएम पे, यानी उन्होंने अपने आप को बाहर कर दिया। समाजवादी कहा कि हम एमवीए से बाहर निकल रहे सोनावने साहब, और यही कारण आपके जो ये सत्ता के लिए इकट्ठा आए हुए लोग रहते साहब, ये सत्ता के लालची है और सत्ता के लिए इकट्ठा आते। ये पूरा इंडी गठबंधन जो है वो सत्ता के लिए इकट्ठा आया हुआ है, मन से, विचारों से, कोई एजेंडे से इकट्ठा आया हुआ है, सरकार नहीं है। इनके पास कौन सा कार्यक्रम है? भारत जोड़ो की बात करता है इनका राहुल गांधी, कर्नाटक का सवाल तो नहीं बात करता है। ये भारत जोड़ो है क्या? जहां पे मराठी आदमी को खड़ा कर देना, ये भारत जोड़ो है? सर कैन आई गो टू लक्ष्मण सावजी साहब? लक्ष्मण सावजी साहब, आदित्य ठाकरे जी ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी
AIMIM की तरह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सौजी साहब। साहब, अब सोनोने साहब ने भी अभी बताया, अब और अबू आजमी जी ने भी बताया है आदित्य ठाकरे को उनका आईना। सही बात है। अगर उनको झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलकर उनकी असलियत और ज्यादा सामने आती है। आज के दिन में अगर उनको जिंदा रहना है तो उनको पहले कर्नाटक में सावरकर जी की प्रतिमा वहां फिर सम्मान से लगाने के लिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को सुनाना चाहिए। इनकी औकात है क्या राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को सुनाने की? ये गिरवी पड़ी है उधर, और ये क्या भाजपा की बी टीम है कि सी टीम है कि जेड टीम है बताएंगे लोगों को? सावरकर जी का अपमान कर्नाटक में हो रहा है, उनकी सम्मान से जनक वहां प्रतिमा लगाने के लिए वहां जाएंगे क्या कर्नाटक में? वहां कर्नाटक में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के बजाय वो महाराष्ट्र के सरकार को सुनाने जा रहे हैं। इनका हिंदुत्व भी बचा नहीं है, इनका मराठी बाणा भी बचा हुआ नहीं है। अभी ये गिरवी पड़ी है सोनिया गांधी के निवास पर, राहुल, ये उद्धव और आदित्य दोनों भी। साहब जी साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि मैं कभी मुसलमान के खिलाफ कभी नहीं था, ना आज मुसलमान के खिलाफ हूं, ना कल भी मुसलमान के खिलाफ नहीं रहूंगा। मगर ये बोलने के लिए ठीक है, मगर जब वो एक है तो सेफ है, बढ़ेंगे तो कटेंगे, ये सब बोलते हैं तो मुसलमान में, समाज में डर। साहब देखिए प्रदीप जी, बात ऐसी है, जो भी सरकार की योजनाएं आई, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, कोई भी योजना में हमने हिंदू के लिए अलग योजना और मुस्लिम के लिए अलग योजना नहीं बनाई है। योजना के लाभार्थी सब है। जब लाडली बहना योजना आई तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी उसका लाभ दिया है। इसको कहते हैं एक है तो साफ है, ये ध्यान रखो। हम मुस्लिम के बारे में अलग कानून नहीं बनाए हैं, अलग योजनाओं से उनको बाहर नहीं निकला है। जो जनधन योजना का जो केंद्र सरकार लाभ मिला सबको मिला, आवास का लाभ सबको मिला, सिलेंडर का लाभ सबको मिला, बिजली का लाभ सबको मिला, शिक्षा नीति का लाभ सबको मिला, हेल्थ का लाभ, आरोग्य का, स्वास्थ्य का लाभ सबको मिला। उसमें हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं किया आपने। ये जैसा कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, कर्नाटक में योजना के लिए मुस्लिम लोगों के लिए अलग योजना बनाई, हिंदू रिक्शा वालों को लोन नहीं दे रहे हो। ये कांग्रेस का रवैया है। इसलिए हम कहते हैं और हम वो जानते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, इतना ध्यान रखो। इसलिए डंक की चोट पर देवेंद्र जी, मोदी जी, भाजपा का, शिवसेना का, अजित पवार जी का कोई भी कार्यकर्ता लीडर ये कह सकता है कि ये है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे, ये जोर से बोल सकते हैं हम। लेकिन लक्ष्मण साहू साहब, आपको मुस्लिम वोट तो मिले हैं, तकरीबन 40% माइनॉरिटी वोट आपको मिला है, बराबर है, नहीं है, मिला है। इसीलिए देवेंद्र जी ने जो कहा वो सही कहा है। तो अब आपसे पूछ रहा हूं, एक पर्सनल व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पहले आपसे फिर उसके बाद किरण सोनावने जी के पास। तो अब आगे कांग्रेस को क्या करना चाहिए सर? इतनी पुरानी पार्टी है, मतलब उसका पूरा इतिहास भारत के इतिहास के साथ जुड़ा है। 1885 में बनी हुई पार्टी आज की तारीख में सर 139 साल हो गए, 149 इयर्स। सर आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को बचाना चाहिए? आपको क्या लगता है? हम कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह जानते हैं। जो राष्ट्रीय विचारधारा के साथ कांग्रेस के लोग हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। जो राष्ट्रीय विचारधारा के लोग कांग्रेस में है वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर बाहर है, और जिस तरह से बांग्लादेश का हो, कर्नाटक का हो, कोई भी मामला आया हो, कांग्रेस का जो रवैया रहा है, कांग्रेस दिन ब दिन काउंटडाउन में जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा ये कांग्रेस के नेता लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे और यहाँ के लोग राष्ट्रीय विचारधारा में शामिल हो जाएंगे। ये कांग्रेस का भविष्य है, दूसरा कोई भविष्य नहीं कांग्रेस को। सोनवणे साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिंदे साहब ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, बोले कि मैं मोदी साहब को, अमित शाह जी को अनकंडीशनल सपोर्ट देता हूं, मगर ये उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनके पूरे दल को अच्छा नहीं लगा। वो बार बार यही करे, देखो सीएम पद गया, सीएम पद गया, सीएम पद गया, अब जिंदगी में कभी सीएम नहीं बनेंगे, होम मिनिस्टर नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे।
तो ये बार बार जब खुलेआम शिंदे साहब ने कहा कि मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट है मोदी सरकार को, जो भी निर्णय आप लेंगे और स्टेट में हम तीनों मिलकर निर्णय ले लेंगे, हम उसके साथ है, तो बार बार यहां सामना में कुछ अपना उद्धव जी कुछ कहना, संजय राउत कुछ रोज कहना कि जिंदगी में सीएम नहीं बने, तो कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, एक तो अभी महाराष्ट्र की जनता ने ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को नकार दिया है एक बार। अभी वो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे जी ने चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद, यानी जैसे ही उनको पत्रकारों ने एक बार नहीं, उनको एक पहली बार पूछा, उसके बाद में खुद एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, फिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, फिर दरेगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, फिर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हर बार उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए मोदी जी का नेतृत्व जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, अमित शाह जी का नेतृत्व सबसे अच्छा है, और हम लोग उनके साथ में युति में हैं। तो हमारे जो महायुति का जो निर्णय है उनके हम लोग एक घटक है, तो हम हमारे पूरे अधिकार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को दे देते हैं, और उसके बाद में जो भी फैसला हुआ उसको हमने बड़ी अच्छी तरह से उसको रिसीव किया, अच्छी तरह से सारी बातें हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी जो उनके महाविकास आघाड़ी में बार बार बोल रहे थे कि मेरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाओ, तो उन्होंने बनाया नहीं, ना शरद पवार ने बनाया, न राहुल गांधी जी ने बनाया। ये तो सारी बात है ना। तो उनको बोलने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो कोई ना कोई ऐसे ही छुटपुट का मुद्दा निकालकर वो अपनी जो दुकान है चालू रखना चाहते हैं, बाकी कुछ है नहीं। लेकिन किरण सोनावणे साहब, अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो उद्धव ठाकरे सेना को 9.96% वोट मिले, 9.96%। आपको यानी शिवसेना को 12.38% वोट मिले, लिहाजा तकरीबन 3% का फर्क है आप में और उद्धव ठाकरे जी में। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे सेना खत्म हो गई है, हो सकता है अभी भी वापस आ जाए। क्या आपको लगता है, आपसे पूछ रहा हूं सर, व्यक्तिगत सवाल है, आपको लगता है कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है, जिसको आप ऑफिशियली शिवसेना ही बोलते हैं हम लोग, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी की सेना है, क्या दोनों में एक बार फिर समन्वय होना या एक होना संभव है? बताएं सर। देखिए सर, अपने ही शो में इसके पहले भी मैं कह चुका हूं कि अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के विचारधारों पर लौट आते हैं, महायुति में आते हैं, और वो दादर शिवाजी पार्क पर जाकर बाला साहब ठाकरे का स्मृति स्थल है, वहां पे पूरे नतमस्तक होकर कि मेरी गलती हुई, मैं कांग्रेसी सेना और शरद पवार की सेना के साथ गया, मैंने हिंदुत्व से नाता तोड़ा, तो हो सकता है कि महायुति उसके ऊपर विचार कर सकती है। लेकिन मुझे मेरा पहले भी मैं कह चुका हूं कि लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सत्ता के लिए यानी पीछे पड़े हुए उद्धव ठाकरे जी, जिन्होंने सत्ता के लिए अपने पिताजी के विचारों को छोड़ दिया, मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे चला रहे। मुझे तो लगता है शिवसेना शरद पवार चला रहे और उनका पीआरओ बनकर काम संजय राउत कर रहे। साहब, मैं संजय राउत जी, फिर मोहन भागवत जी ने कहा कि देखिए 2.1 ग्रोथ होगा तो हमारे जो पॉपुलेशन है एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा। मोहन भागवत जी ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो, ये देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, और हम एक स्टेबल रहेंगे, एक्सटिंक्ट नहीं होगा। संजय राउत ने पूछने लगा कि 150 करोड़ हो गए, हम कितना होना चाहिए? मोहन भागवत जी आप बताइए। तो क्या है हर चीज में आलोचना करना कि मोहन भागवत जी 150 करोड़ हो गए, फिर भी कितना और बढ़ाना है आपको? तो ये कैसे स्टेटमेंट देखते हो सामना का, संजय राउत का? मोहन भागवत जी सोच समझ के बात की है इसमें। सब बात ऐसी है, मोहन जी ने कोई बात करना है, उसके लिए पीछे कोई ना कोई तो राष्ट्रीय सोच है। संजय राउत की तुलना ही नहीं हो सकती। संजय राउत का कौन सीरियसली लेगा? संजय राउत का क्या बचा है अभी?
उनका अस्तित्व क्या रह गया है राजनीति में, या कोई उसके बात में, या उनकी क्या कितनी गहराई है, क्या सोच है, कोई राष्ट्रीय विचारधारा है, कोई देश का भला है, कोई हिंदुत्व का भला है, कोई महाराष्ट्र का भला है। उसको तो सिर्फ कैलेंडर पे मार्किंग करने का आज का दिन गया बस। तो सर यहाँ पे मैं कुछ बोलूं? हाँ लक्ष्मण साहब जी साहब, छोटी सी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, आप तो बहुत बड़े नेता हैं सर। मोहन भागवत जी ने जो कहा उसके पीछे एक बहुत वैज्ञानिक वजह है। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में सभी लोगों के लिए, सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं करी है उन्होंने, ये लोगों को गलतफहमी आ गई है कि वो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे थे। ये एक जेनेटिक फर्टिलिटी रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें अलग अलग देशों में जो फर्टिलिटी इंडेक्स है वो क्या है वो दिखाया जा रहा है। तो 2.1 का जो फर्टिलिटी इंडेक्स जो है वो अगर किसी भी देश में नहीं होता, हिंदुस्तान का फर्टिलिटी इंडेक्स आज की तारीख में 1.1 के 1.2 पे आ गया है। मोहन भागवत जी का यह कहना है कि अगर हमारा फर्टिलिटी इंडेक्स नहीं बढ़ेगा तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 150-200 साल के बाद, 300 साल के बाद हमारी नस्ल अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं कहा है सर, पूरे देश के लिए, बराबर है, पूरे देश के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिफाई करना चाहिए लोगों को। नहीं साहब, नहीं सब बात ऐसी है। मैंने आपके सवाल का जो बात जो ऐसा है, सवाल में दो बातें होती है। संजय राउत का कितना सीरियसली लेना चाहिए इसके लिए मैंने बात बोली जी। मोहन जी तो हमारे लिए आदरणीय भी है, और वो इसलिए मैंने बोला कि वो जो बोलेंगे वो उनके पीछे कोई ना कोई तो देश की राष्ट्रीय विचारधारा की सोच है जी। संजय राउत का क्या है उसमें सीरियसनेस, ऐसा ही मैंने तो आखिरी सवाल ये आप दोनों से, पहले आपसे लक्ष्मण साहब जी साहब, मोहन भागवत जी ने ये एक बार मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से बोला कि भाई देखिए, हमें सिर्फ 3 धार्मिक स्थल चाहिए, 3, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तीनों हमें चाहिए। अगर मुसलमान हमें दे देते हैं ये खुले दिल से, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आप सब लोग हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए, ऐसा मोहन भागवत जी ने कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लोग जो हैं इस बात पर ध्यान देंगे। आपको क्या लगता है लक्ष्मण साहब जी साहब? सब बात ऐसी है, ये बात पहले से ही हम लोग ये करते आए हैं, यही बातें हमारी है। लेकिन ये तीनों जगह का सम्मान होने के लिए जितनी तकलीफ उठानी पड़ी अभी भी और आज भी उठानी पड़ रही है जी, ये होनी नहीं चाहिए थी। वाराणसी के बारे में हो, मथुरा के बारे में हो, अयोध्या के बारे में तो मालूम है हमने कितने साल लड़ाई लड़नी पड़ी, और आज भी क्या किस तरह से आक्षेप लिए जाते हैं, आज भी किस तरह से चर्चा की जाती है, आज भी किस तरह से बातें की जाती है। ये गलत है, ये देश के लिए अलग गलत है, राष्ट्रीयता के लिए गलत है, देश की एकता अखंडता रहने के लिए गलत है। इसलिए इसके बारे में सोचना चाहिए इन लोगों ने कि ये तीनों के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये अस्मिता के मान बिंदु है हमारे राष्ट्रीय विचारधारा के, राष्ट्रीय धरोहर के। दुरुस्त बात। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बड़े प्यार से, शांति से आज की तारीख में ये कह दें कि भाई काशी विश्वनाथ आपका ले लीजिए, कृष्ण जन्मस्थान आपका ले लीजिए, मुझे लगता है उसके बाद कोई और डिमांड नहीं आएगी, हिंदुओं की तरफ से कोई और डिमांड नहीं आएगी। हर एक को ये बोलेगा थैंक यू वेरी मच, आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, थैंक यू, ये होने वाला है। किरण सनाने साहब आप बताएं, आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, जिसके पीछे ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ पे मांग हो रही है, तो देश के नागरिक जो भी है, हिंदू हो मुस्लिम हो, उन्होंने आपस में बैठकर इसके ऊपर कोई अच्छी तरह से फैसला लेना चाहिए। अब देखिए कि अयोध्या का मसला इतने साल तक चला, उसमें कितनी दिक्कतें आई, अरे कितनी प्रॉब्लम्स आई। तो ये जो प्रॉब्लम्स अगर समझो आगे नहीं आनी चाहिए, ऐसा अगर लगता है तो सभी पार्टियों के जो लोग हैं, नेता है, और सभी धर्म के जो लोग हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, उन्होंने उस तरह से ये बात करनी चाहिए। किरण सनाने साहब, एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता हूं, ये भी एक बात होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। बोलिए सर। जैसे मुस्लिम लोगों के आक्रामकों ने हिंदुओं के मंदिर मस्जिद वगैरह मंदिरों को अगर समझो ये किया हुआ है, उसी तरह इस देश में कई अलग अलग जैन मंदिर है, उसको भी कई
हिंदू बहुल लोगों ने हड़पा हुआ है। बौद्ध मूर्तियां है, जिससे बुद्ध के मूर्ति को कहीं देवी बना दिया है तो कहीं शंकर बना दिया है, वो भी बात है, कहीं गणपति बना दिया है। तो ये भी होनी चाहिए कि आपस में जिनके जिनके धर्मस्थल है, जिनके पुख्ता सबूत है, वो उनको दे देने चाहिए। उसको कोई ये उसके लेकर आग्रह नहीं होना चाहिए। तो किरण सोनावने साहब, एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता हूं। बाला साहब ठाकरे ने, सम्मानीय बाला साहब ठाकरे ने मुझको एक इंटरव्यू में कहा, जिसके बाद पूरे देश में उसकी चर्चा हुई। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि बाबरी मस्जिद की जगह पर एक बहुत खूबसूरत गार्डन बना दीजिए, उसके साथ में हॉस्पिटल बना दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन एक गार्डन बना दीजिए जहां पर जो भी यंग लोग एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, वहां पर उनके लिए फैसिलिटी हो कि वो एक दूसरे से शादी कर सकें, और वो एक एकता का उद्यान होना चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे ने मुझको इंटरव्यू में कहा। लेकिन सामने से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के द्वारा जो उसका रिस्पॉन्स आया, बाला साहब ठाकरे ने मुझको वापस बुलाया। ठीक है, वापस बुलाया, इधर मैं कहा क्या हुआ सर, आइए। सेकंड इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं, मुझे वहां पे सिर्फ मंदिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने दिल से यह प्रस्ताव दिया था, जिस प्रकार इन लोगों ने ठुकराया है, इनको मालूम नहीं इनके साथ क्या होने वाला है, ऐसा बाला साहब ठाकरे ने मुझको कहा है सर। सो ये बात जो है ना, मुझे ऐसा लगता है आप सबको समझ आनी चाहिए कि भाई देखिए, खुले दिल से, बड़े प्यार से, एकता और अखंडता को साथ में रखते हुए, हर एक की रिस्पेक्ट सामने रखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मस्थान मथुरा, जी वही कृष्ण जन्मस्थान मथुरा, वो बड़े प्यार से दे देना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है, वेरी फ्रैंकली। तो उसके लिए आई थिंक प्रदीप जी, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, It'll be a fantastic thing. It'll be fantastic. Right, gentlemen, thank you very much for joining us. It's been a great pleasure thank you so talking much. to the both of you. लक्ष्मण साहू जी साहब, बहुत सर, बहुत धन्यवाद। अपनी चर्चा से एक बात होनी चाहिए, कर्नाटक का जो मसला चल रहा है जी, वहां कांग्रेस ने अच्छा रवैया अपनाना चाहिए, पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए, और एकता अखंडता रखने के लिए कांग्रेस ने एक कदम आगे आना चाहिए, ऐसे सद्बुद्धि उनको हो, ये प्रार्थना है हमारी। और महाराष्ट्र के साथ उन्होंने झगड़ा नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र ये पूरे देश में ऐसा स्टेट है, हर जाति, कौम, हर राज्य के लोगों को स्वागत करता है, सब लोगों को यहाँ पे जगह देता है। अगर उनके साथ पंगा लेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाए। राइट। ये और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो मोर्चे चल रहे हैं भारत में, हिंदुस्तान में, उसने कांग्रेस के लोगों ने भी शामिल होना चाहिए। दुरुस्त बात है, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वी मिस्ड गोपाल तिवारी जी, आई होप वील हैव हिम टुमारो। अब वो क्या है कि उनका वो नेटवर्क खराब है वहाँ पे, तो वो वाईफाई वहाँ पर है नहीं, वो कहते हैं वो डायरेक्ट केबल का नेटवर्क है उनका, और ऑडियो LAN system was not working. The LAN was possibly not working, but all the same, I hope it will be better tomorrow, because I really needed a Congress perspective in this. And but do remember, when Basavaraj Bommai's government was there in Karnataka, even at that time, the same thing happened. And after that, Mr. Amit Shah was able to come over there and tell both the chief ministers, Eknath Shinde ji here and Basavaraj Bommai over there, please don't raise this issue right now. And they didn't. But now there's a Congress government there, so, well. And Savarkar is not in the favor of. And Savarkar is not the Congress's favorite person. That is of course there. But at the same time, do remember, यहाँ से भी जो मराठी एकता कमेटी जो है, समन्वय समिति जो है, वो भी वहाँ पर वो हर साल यही करते हैं, तो हर साल ये होता ही है। This time एकनाथ शिंदे जी की तरफ से जबरदस्त बटालियन गया वहाँ पर, उदय सामंत and all the people. जी, और कल देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, मतलब but the point is a matter of where they say कि शोलापुर कोल्हापुर हमें दे दीजिए, आप ले लीजिए, बेलगाव जिसको बेलगावी बोलते हैं, बेलगावी और कारवार आप ले लीजिए, और शोलापुर और कोल्हापुर हमें दे दीजिए, लेट्स देयर बी एन एक्सचेंज। कहते हैं 815 गाँव हम आपको दे रहे हैं, आप हमें सिर्फ 45 गाँव दे दीजिए। दैट्स व्हाट द Karnataka government has said. The case at the moment, of course, is in court, and I don't think it will be decided by the court in a long time. And whatever is decided will not be agreeable
to both the states. Exactly what has happened to the Kavari dispute, the Kavari waters dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The commission was established way back in the 60s, and by the way, it is still functioning, that commission. That's a republic with states. And Yes. you need to have an understanding and find a way out. That's right, absolutely. Fighting over battles in court or fighting it on the streets is not a solution. That's right, You absolutely. break the fabric of the republic when you talk about that, the constitution. Right, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर भेजें। अभी 3 या 4 कमेंट आए थे पिछले दिनों, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से निज़ाम साहब बोले, और आई थिंक निज़ाम साहब has a huge fan following. Yes. So I'll try and read out some tomorrow. His fan following, goes into every single minute of the entire interview. जी. They go debate. The entire debate is watched very minutely by them. Right, that's just about it. जय सिया राम, भारत माता की जय, नमस्कार।